हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी और आज हम फोटोसिंथेसिस के आगे के पार्ट के बारे में डील करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पढ़ा था जिससे हो सकता है कि आपको रात भर नींद भी ना आई हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे बार बार उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा कि उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अगर आप केमिस्ट्री जानते हैं और अगर नहीं भी जानते हैं तो इतना तो हर कोई जानता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि यू आर रिमूविंग, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब है यू आर एडिंग। तो रिडक्शन में हमें यहाँ पर ऐड करना है हाइड्रोजन को, ठीक है। किस में ऐड करना था ये आपको मैंने बताया था NADP में। हाइड्रोजन कहाँ से आया? हाइड्रोजन आया हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। हम किसी को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया था। तो बेसिकली हमने किया क्या था बच्चों? हमने लाइट एनर्जी को ये आपको मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, हमने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। ओके, यही किया था हमने। लाइट एनर्जी में हमने क्या किया था? लाइट एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी का मतलब क्या है बच्चों? सोलर एनर्जी, ठीक है। तो हमने लाइट एनर्जी में सन को इस्तेमाल किया था और केमिकल एनर्जी में हमने बनाया था ATP, ठीक है, और हमने बनाया था NADPH, ठीक है। यही बनाया था हमने, आपको याद भी होगा। ATP और NADPH ये दोनों चीज़ें किस में बनी थी? ये एक रिवीजन है, ये बनी थी लाइट रिएक्शन में। ये याद आ गया आपको? लाइट रिएक्शन में ये जो भी चीज़ें बनी थी इनका इस्तेमाल आपने कहाँ किया था बच्चों, बताइए। ये भी आपको अच्छे से याद है, इसका इस्तेमाल आपने किया था डार्क रिएक्शन में। तो आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें आपने पानी को ऑक्सीडाइज किया और NADPH को रिड्यूस किया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो मैडम आज हमें समझ में आ गई, आप ऐसा सोच रहे होंगे, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको घबराना नहीं है, आपको मैसेज करना है। तो नेक्स्ट थिंग कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रही है उसको बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। अच्छा, ये जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये हर किसी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मुझे जो है ठंड बहुत अफेक्ट करती है, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, किसी और को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग जाए तो मुझे सर्दी हो जाती है, किसी को गर्मी बहुत ज़्यादा लग जाए तो उसे डायरिया हो जाता है। तो हर किसी ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करने वाले फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वैसे ही प्लांट भी तो एक लिविंग थिंग ही है, तो उसे भी कोई ना कोई फैक्टर तो अफेक्ट करता ही होगा। फोटोसिंथेसिस उसके अंदर चलने वाला सबसे मेन प्रोसेस है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उसे भी अफेक्ट करने वाले कोई ना कोई फैक्टर तो होंगे ही। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें पता है, इसलिए मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई नहीं। रिक्वायरमेंट में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सारी चीज़ें हैं, क्लोरोफिल है, लाइट है। पर यही फैक्टर जब बहुत ज़्यादा हो जाए, देखिए अगर आप 2 रोटी खाते हैं और अगर आप किसी दिन 6 रोटी खा लें तो आपको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन हो सकता है, डायरिया भी हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि कभी किसी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। ये सीखा आज के लेक्चर में हमने। इट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आप किसी चीज़ की अति करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो हमेशा आपके लिए हार्मफुल ही है। वैसे ही प्लांट भी है। अगर आप किसी प्लांट को, आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं कि अगर आप किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि उसके जड़ के चारों तरफ जो है एक सड़ना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर फंगस लगना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी प्लांट को ज़्यादा पानी देते हैं तो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला फैक्टर है सनलाइट। ये सनलाइट जो है, ये सनलाइट तो अब मैडम ये तो बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ये भी तो एक इफेक्ट ही हुआ
कि if the sunlight is low or the sunlight is absent, simultaneously the process of photosynthesis will be low or it is absent. Okay, so अगर सनलाइट कम है तो भी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा, और सनलाइट ज़्यादा है तो पौधा आपका जल जाएगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा हीट को नहीं बर्दाश्त कर सकता. ओके ना, अब जो स्टेप, जो प्रोसेस कह सकते हैं या इसको ये कह सकते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए. आप टोटल सोलर एनर्जी जो प्लांट के पास आ रही है उसका सिर्फ और सिर्फ प्लांट 2% यूज़ करता है. आगे के जो चैप्टर्स हैं, जो इकोसिस्टम है, उसमें मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है. ओके, तो टोटल सोलर एनर्जी जो आपके पास आ रही है बच्चों, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 2% यूज़ करते हैं. तो अब आप ये सोचिए कि 2% भी कितनी ज़्यादा है. ठीक है, तो 2% यूज़ करते हैं. अब 2% यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि जितना, अगर 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 6 हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट एक टाइम तक तो बढ़ेगा. पर अगर आप सनलाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वैसे ही फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज भी हो जाएगा. समझ में आई बात? तो अगर आप 2% से ज़्यादा लाइट अपने प्लांट को देते हैं तो एक टाइम तक तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, पर उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट अचानक से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और मे बी आपका प्लांट बर्न भी हो जाए. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. जब मैंने आपको पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, तब मैंने आपको पिगमेंट्स के बारे में भी बताया था. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ओके, जैसे कि एक पिगमेंट तो आपको सबको पता है, क्लोरोफिल. ठीक है, और पिगमेंट क्या हो सकता है? ज़ैंथोफिल. ठीक है, और पिगमेंट क्या हो सकता है? फाइकोबिलेंस. ये सब पिगमेंट होते हैं. पिगमेंट का मतलब होता है कलर, जो भी चीज़ कलर दे वो सब पिगमेंट होते हैं. और क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड्स होते हैं. ठीक, तो ये सब पिगमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पर हर कलर का काम जो है वो फोटोसिंथेसिस ही होता है. अब आप ध्यान से सुनिएगा. बेसिकली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑलवेज जो है हायर होता है डार्क लाइट में. हमारे पास 7 टाइप की लाइट है. विबग्योर आप जानते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू. तो ये सब चीज़ें विबग्योर के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल जो होता है, आपकी लीव्स हमेशा ग्रीन कलर इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि विबग्योर में हम हर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती लीव्स, सिर्फ रिफ्लेक्ट किसको करती है? ग्रीन कलर को. समझ में आई बात? क्लोरो जो सनलाइट आती है, सोलर एनर्जी आती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर के इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि बाकी सारी जो लाइट है वो तो एब्जॉर्ब कर लेती है लीव्स, पर ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए आपकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं. अब ये क्वेश्चन एनटीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस लाइट में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है. हमेशा याद रखिए, जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है. ये एक एनटीएससी का क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, और सेकेंड नंबर की जो लाइट है वो है ब्लू लाइट. सेकेंड नंबर पे जो ज़्यादा होता है वो होती है ब्लू लाइट में. ठीक है, रेड और ब्लू याद रखिएगा. ओके, तो ये हमें समझ में आया कि फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं वो हमेशा एंटीना होते हैं. क्यों? बिल्कुल एंटीना होते हैं, बिल्कुल सही बात है. ये आपने जब वो पढ़ा था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो आपको याद होना चाहिए कि जो लाइट पड़ी थी वो सबसे पहले किस पे पड़ी थी? वो पड़ी थी क्लोरोफिल पे. जब आपके घर के पे जो एंटीनाज लगे रहते हैं, जो टाटा स्काई लगा होता है, जो डिश टीवी लगा होता है, इन सब पर जब आपकी वेव फ्रीक्वेंसी पड़ती है, ठीक है, तो सबसे पहले एंटीना में ही पड़ती है. इसका मतलब ये कि सोलर एनर्जी को सबसे पहले कैच करने वाला जो एलिमेंट है, जो सामान है, वो है पिगमेंट. वो कुछ भी हो सकता है, हर लीफ का कलर अलग अलग होता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर सबसे पहले जो गेन करेगा लाइट एनर्जी को वो है आपका पिगमेंट. इसलिए ये एक एंटीना की तरह बिहेव करते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर किसी लीफ में नहीं है पिगमेंट, ध्यान समझिए, अगर किसी लीफ में पिगमेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस रेट खत्म है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. किसी लीफ में अगर पिगमेंट थोड़ा कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? लेस होगा. ओके, सो इफ द पिगमेंट इज लेस then the rate of photosynthesis is also less,
If the pigment is more, then the rate of photosynthesis is also more. If the pigment is absent, then the photosynthesis is totally absent, because the pigment are the only thing who receive the solar energy. No one is responsible for this. Okay. Now next thing is, if you are struggling with कि ये कैसे होता है, then there is an activity which is present in your NCERT book कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, वो स्टार्च का एक्सपेरिमेंट है, उसे आप देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए हम 300 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता ये. ठीक है. अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन सोर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आपको मैंने डार्क रिएक्शन में भी ये पढ़ाया था कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो आप फिक्स क्या कर रहे हैं भाई. आप डार्क रिएक्शन में मैंने आपको सिखाया था कि फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो रॉ मटेरियल था ATP और NADPH, उसको आपने इस्तेमाल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके आपने उसे कन्वर्ट किया कार्बोहाइड्रेट में. इट मीन्स टू से दैट इफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट present in your environment, if the carbon dioxide is less in your environment, it means either your photosynthesis is absent or it is less. ठीक है. तो एटमॉस्फेयर में CO2 जो होता है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है. ओके. टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है. अपन पानी के प्लांट्स को छोड़ दें, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कम भी होगा तो चलेगा. ठीक है. तो जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड में रहते हैं, उनके लिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है. फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो, पर एक लिमिट के बाद. मैंने बोला कि अति जो है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अच्छी ही हो. ठीक है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी एनवायरनमेंट में ज़्यादा भी होने लगेगा तो आपका प्लांट मर जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा. ठीक है. तो देखिए लिखा है कि एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज प्रूव्स टू बी टॉक्सिक टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स. ओके. वाटर. देखिए वाटर, देखिए इट इज मतलब एवरी एलिमेंट इज वेरी मच important for the photosynthesis, but I am going to tell you why the water is one of the most important factor. देखो बेटा, अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होगा ही नहीं, फोटोलिसिस जिसे आप कहते हैं, अगर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा ही नहीं तो ऑक्सीजन ही नहीं निकलेगी. अब मैडम हमारे मन में ये बात समझ में आ गई है कि अगर इस धरती पर पानी नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक पानी प्लांट के अंदर जाएगा नहीं तब तक वो टूटेगा नहीं, और जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक उससे ऑक्सीजन नहीं निकल सकती. और अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते. सो देयर इज ओनली 1% ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर इज यूटिलाइज इन द फोटोसिंथेसिस. लेस. समझ में आई बात. इतना सारा पानी है आपके पास, चाहे तो आप, मैंने बोला आपको कि चाहे तो आप किसी भी प्लांट में 2, 4, 5 बाल्टी पानी डाल दें, उससे क्या होगा? कुछ नहीं. किसी भी प्लांट को जितना भी अमाउंट है उसका सिर्फ 1% पानी का चाहिए होता है. इट मीन्स टू से दैट कि इतने पानी से फोटोसिंथेसिस हो जाएगा. ज़्यादा दोगे तो भी उसमें फंगस लगने लगेंगे प्लांट में और उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा और वो सड़ जाएगा. अगर ये लेस हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका प्लांट धीरे धीरे सूखने लगेगा, आपकी पत्तियां जो है मुरझा जाएंगी, क्योंकि जो पानी सॉइल से लेकर प्लांट की ओर जा रहा है जाइलम के थ्रू, वो सारा जो है पानी है ही नहीं तो पहुंचाएगा क्यों? कौन पहुंचाने वाला? जो जाइलम है वो भी खाली रहेगा और लीव्स को पानी नहीं मिलेगा और आपका जो प्लांट है वो मर जाएगा. तो कुल मिला के ये है कि पानी ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, वो सड़ने लगेगा, और पानी कम है तो पौधा सूख जाएगा. ठीक है. और अगर आपके पास पानी कम है तो आपके लिए जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है. ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिससे एक्सेस वाटर लॉस होता है. अब पानी ही नहीं है तो ट्रांसपिरेशन तो होगा ही नहीं. तो ये सारे जो, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो वेस्ट प्रोडक्ट पौधे में और बढ़ते जाते हैं, ये याद रखिएगा. अब तो ये जो फैक्टर हैं ये आपके फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट भी हैं, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तब थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, पर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए
तो ये हमेशा फोटोसिंथेसिस के रेट को डिक्रीज ही करते हैं। एक और फैक्टर जो मुझे याद आ रहा है अभी, वो है टेम्परेचर। आप किसी भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कहीं भी किसी भी बुक में पढ़ लें, मैक्स टू मैक्स जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं हो सकता। समझ में आई मेरी बात? 25 डिग्री से 35 डिग्री मतलब 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस इज द बेस्ट टेम्परेचर for the photosynthesis. If the temperature is extended or exceeded from the 35 degree, it will damage your plant. ठीक है, अगर 25 से 27 हो गया बढ़ेगा, 29 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, तो आपका एक समय तक फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा। पर अगर इससे ज़्यादा आपने किया, then the photosynthesis rate will decrease and it will damage your plant. मुझे एक और याद आ रहा है फोटोसिंथेसिस को जो इफेक्ट करता है, वो है पोल्यूटेंट। देखिए पोल्यूटेंट क्या होता है, हम कोई भी प्लांट, आप रोड पर जाते होंगे, आपने देखा होगा कि चारों तरफ प्लांट लगे रहते हैं, पर आपने कभी कभी ऐसा देखा है कि किसी रोड के किनारे कोई गुलाब का पौधा लगा हो? अगर आप कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली रोड पे जा रहे हैं, जनरली ऐसे पौधे वहाँ पर जीवित नहीं रह पाते। होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देंगे किसी भी प्लांट को, तो उसके ऊपर वो पोल्यूटेंट जमता जाता है, जो गंदगी है वो जमती जाती है। तो जो स्टोमेटा है, ध्यान से समझिएगा, जो स्टोमेटा है, अब स्टोमेटा क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अब जब क्लोज हो जाते हैं तो गैसों का एक्सचेंज हो ही नहीं पाता, गैसियर एक्सचेंज नहीं होगा, तो हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड विल केम टू योर लीव्स, हाउ द ऑक्सीजन विल रिमूव फ्रॉम योर लीव्स। तो इसलिए पोर्स जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। इट मीन्स पोल्यूशन इज ऑल्सो अ वेरी बिग रीजन for the effect of the photosynthesis. It will decrease your photosynthesis. So these are today, आज हमने ये पढ़ा, today we were studying about the factor which are affecting the photosynthesis. Now next thing is, जो मैंने आपको बताया स्टोमेटा के बारे में कि स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा। अब मैडम हम लोग ये स्टोमेटा क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा आपकी एनसीईआरटी में स्टोमेटा पढ़ना है आपको, स्टोमेटा का मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। इस पूरी प्रोसेस में जो भी फोटोसिंथेसिस में हुआ वो तभी हो सकता है जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए, वो तभी हो सकता है जब आपको सनलाइट मिले, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तभी आ सकता है जब आपके पोर्स में, जब आपकी लीव्स में कुछ टाइनी पोर्स हो, छोटे छोटे छेद हो, जिन्हें आप कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। अब आपको स्टोमेटा का पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है, स्टोमेटा के बारे में पढ़ना है। ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, नाउ व्हाट आर द स्टोमेटा? देखिए स्टोमेटा जो है दिख रहा है आपको। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स और द माइक्रोस्कोपिक एपर्चर। एपर्चर का मतलब होता है पोर्स, ठीक है। एपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है। एपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग, तो घबराने की जरूरत नहीं है। These are the tiny pores or the microscopic aperture guarded by two kidney shape, kidney और bean shaped guard cell। ये क्या होती है? देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, आई होप कि आपको दिख रहा है, ठीक है। ये होता है आपका गार्ड सेल, इसे आप कहते हैं गार्ड सेल, ओके, इसे आप कहते हैं गार्ड सेल, ठीक है। ये आपको दो दिख रही होंगी, ये दिख रही है पहली और ये दिख रही है दूसरी, ठीक है। तो वी हैव टू गार्ड सेल जिनका शेप आपको किडनी शेप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं इन्हें आप एपिडर्मल सेल्स भी कहते हैं या सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं, अभी इनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये स्टोमेटा हैं, ये टाइनी पोर्स होते हैं, बड़े छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि आपकी लीव्स के सरफेस पे बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्हीं के माध्यम से कोई भी गैस अंदर आ सकती है और इन्हीं के माध्यम से कोई भी गैस बाहर जा सकती है। दूसरी बात यह है कि आपका जो पौधा है, आपने गमले में कोई पौधा लगाया, आपने उस पर पानी डाला, थोड़े समय के बाद आपने देखा कि उस गमले ने उस पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो हुआ क्या कि जड़ों के माध्यम से, रूट की हेल्प से पूरा पानी आपने एब्जॉर्ब कर लिया और जाइलम की हेल्प से उसे आपने पूरे प्लांट में, जाइलम इज द कंडक्टिव टिश्यू, तो उसके माध्यम से, उसकी हेल्प से आपने पूरे प्लांट में उसे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। जितना यूज़ होना था पानी का, वाटर का, उतना तो आपने यूज़ कर दिया। व्हाट अबाउट
दोज अमाउंट ऑफ वाटर जिसका यूज आपने नहीं किया, जिस अमाउंट ऑफ वाटर का आपने यूज नहीं किया उसे हम लॉस कर देंगे विद द एक्सेस ऑफ द योर लीव्स। अब कैसे बाहर करोगे उस एक्सेस वाटर को? बाय मार्जिन ऑफ लीव्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, और इसी को आप कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज अ मैकेनिज्म in which excess water will removed by the tiny pores which are present into your leaves called as stomata. Okay? देखिए अब मैंने जो बताया था वही लिखा हुआ है, the massive amount of a gaseous exchange takes place in the leaves through the stomata, large amount of water lost through the stomata and this is called as transpiration, जिसके बारे में हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे डिटेल में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ भाई, देखिए वाटर यहाँ से निकल भी रहा है कंटिन्यूसली, दिख रहा है आपको, तो वाटर यहाँ से कंटिन्यूसली निकल भी रहा है, तो इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ओके, देखिए क्या होता है। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। देखिए ये आपको दो स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक में आपको ये ओपन दिखाई दे रहा है और एक में ये क्लोज दिखाई दे रहा है। ये जो चीज जो आपको खुली हुई दिखाई दे रही है इसको आप कहते हैं स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटल पोर जो होता है यही ओपनिंग होती है जहां से कोई भी चीज एंटर और एग्जिट होता है। ओके, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, देखिए इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको आप एपिडर्मल सेल्स कहते हैं जो कि सपोर्ट करती हैं, ठीक है। इसके अंदर ये आपको जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है इसे आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो आपको किडनी शेप की दिखाई दे रही है इन्हें आप कहते हैं गार्ड सेल और इसे कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल में कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह स्टोर होता है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोरेज। ओके, ये यहाँ पर ये होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, देखिए क्योंकि एक्टिविटी, क्योंकि ये खुद पार्ट है लीव का, इससे भी खुद काम करना है, इसलिए इसको कमांड देता है न्यूक्लियस। ओके, अब आपको मेरी बात ध्यान से समझनी पड़ेगी। ये अभी क्लोज है, ध्यान से देखिए, ये अभी क्लोज है, इस तरीके का है ये, ठीक है, ये अभी क्लोज है, बट व्हेन ये भी क्लोज है, स्टोमेटा क्लोज है, अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, बट जैसे जैसे लीव्स के स्टोमेटा में गार्ड सेल में पानी भरता जाता है वैसे वैसे ये टर्जिड होते जाती हैं और वैसे वैसे ये फूलती जाती हैं। देखिए ध्यान से, अभी ये क्लोज है, अभी इसमें धीरे धीरे गार्ड सेल में पानी भरता जाएगा तो ये इस तरीके से बीन शेप की होती जाएंगी और ये खुल जाएगा। ध्यान समझ में आया? बस इतनी सी मैकेनिज्म है। अभी ये फ्लैसिड है, अभी ये चिपकी हुई हैं, पर जैसे जैसे लीव्स में पानी भरेगा, जैसे जैसे लीव्स में एक्स्ट्रा वाटर भरेगा, जैसे जैसे लीव्स को पानी की ज़रूरत होगी पानी यूज़ करेंगी, वैसे वैसे स्टोमेटा में क्या होगा, गार्ड सेल में पानी भरेगा, जैसे ही पानी सर्कुलेट होगा गार्ड सेल से, गार्ड सेल फूल जाएंगी और बीन शेप की हो जाएंगी। अब यहाँ से पानी का एक्सचेंज होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, तो जब पानी निकल गया तो वो क्लोज हो गए, जब पानी भर गया तो ओपन हो गए, निकल गया तो क्लोज हो गए, ओपन बाहर भर गया तो ओपन हो गई। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो जब ओपन होगा तो आप कोई भी चीज़ अंदर या बाहर कर सकते हैं, जब ओपन होगा तो आप कोई भी चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जब ओपन होगा तो आप किसी भी गैसों का एक्सचेंज कर सकते हैं, जब ओपन होगा तो आप एक्स्ट्रा वाटर जो आपके प्लांट को डैमेज कर सकता है उसे भी बाहर कर सकते हैं, जिसे आप ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, हमने उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ा, हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, कैसे होता है ये पढ़ा, हमने कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उन्हें ये पढ़ा, हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, हमने स्टोमेटा कैसे खुलता और कैसे बंद होता है ये पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्लांट न्यूट्रिशन में आपको पढ़नी है। नाउ द एक्टिविटी 6.1 द पेज नंबर 96, ये मैं ये रिवील कर रही हूँ, पर ये इसको आपको ज़्यादा सुनना नहीं है क्योंकि एक्टिविटी आपको खुद से सॉल्व भी करनी है। अब ये पेज नंबर 96 की जो ये एक्टिविटी है ये आपको बताती है, मतलब ये मैं आपको रिवील कर दे रही हूँ कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। इस एक्टिविटी को और 6.2 में आपको ये बताया जाएगा कि CO2 बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और एक्टिविटी 6.1, 6.2 ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके NTSC एग्जामिनेशन के लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो आज की क्लास में हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक पूरी कहानी है। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और इस इन वीडियोस को बार बार देखते रहिए, और कुछ नहीं समझ में आए तो मैं तो हूँ ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।